जय संविधान। जय संविधान। अमिताभ जी, एक बताइए बात कि आप भी तो बैंक से कुछ व्यवहार रखते होंगे, बैंक में पैसा रखते होंगे जी जी। और बैंक जाते भी होंगे। हो जी सकता है जी। कभी बैंक से लोन लिया हो, जैसे मैंने एक बार हाउसिंग लोन लिया था। जी तो जी। मुझे तो ये महसूस होता है कि मान लीजिए हम कोई लोन लेते हैं तो लोन की किस्त अगर ना चुकाई, वैसे कभी मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि अगर लोन की किस्त आप ना चुकाएं तो आपको नोटिस पे नोटिस मिलने शुरू हो जाते हैं। चलिए, मैंने तो बड़ा छोटा सा लोन लिया था और मैं उसको वापस करता रहा, कोई समस्या नहीं आई। एजुकेशन लोन भी अपने बेटे के लिए मैंने लिया था। लेकिन मैं ये देख रहा हूं जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, उसमें मैं देख रहा हूं कि साहब जो छोटे मोटे लोन वाले हैं, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख के लोन वाले हैं, वो अगर लोन वापस ना करें तो उनके पीछे तो बैंक वाले पड़ जाते हैं। नोटिस पे नोटिस, रिमाइंडर पे रिमाइंडर, घर फिर भेजने लगते हैं। और अगर लंबा लोन हो जाए, अगर 1-2 साल तक आप पैसा न दें, तगादा शुरू हो जाता है। कार आपने अगर लोन ले रखी है तो कार उठा के ले जाते हैं, मोटरसाइकिल उठा के ले जाते हैं, मकान सीज कर लेते हैं। तो हमने कहा भाई बैंक ऐसे ही करते होंगे और मेरे ख्याल से बैंक को ऐसा करना भी चाहिए। भाई बैंक में जो पैसा है अमिताभ जी, वो तो हमारा आपका है, जनता का पैसा है। कोई बैंक वालों का उनके चेयरमैन के अपने बाप का पैसा तो है नहीं। हम ही लोग पैसा डालते हैं, उसी पैसे को वो हमें कम इंटरेस्ट देते हैं और उसी बैंक के पैसे को वापस कर लोगों को दे के लोन, और वो इंटरेस्ट कम कमाते हैं, उससे हमें इंटरेस्ट देते हैं। ये सब होता रहता है। लेकिन अभी जो ये घटना सामने आई, उससे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हम लोग जो बैंक में पैसा रखते हैं नॉर्मली ये सोचते हैं बड़ा सुरक्षित है। क्या ये पैसा सुरक्षित है? ये पैसा अनसेफ है या पैसा सेफ है? अब देखिए, ये होता है जैसे एक ललित मोदी साहब हैं, वो विदेश बैठे हुए हैं हजारों करोड़ों का घपला करके। नीरव मोदी हैं, मेहुल चोकसी हैं, विजय माल्या हैं, मतलब 10-10 इस तरह के कम से कम 50 लोग हैं। वो एक अलग मुद्दा है, उस 50 में 35 लोग गुजरात के हैं। अच्छा, उसमें भी जितने लोग हैं उसमें कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, शायद कोई दलित भी नहीं है। सब जो है उसी क्लास के हैं जो कि एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन उन पे इस प्रकार की सख्ती नहीं हो पाती। जबकि मुझे पता है, मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मैंने काम किया है कि भाई अगर किसी को भी लोन दिया जाता है तो उसमें कम से कम 3 चीजें देखी जाती हैं। पहली चीज, जिस चीज के लिए आपने लोन दिया उसको मॉर्गेज कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने हाउसिंग लोन लिया, मकान के लिए लोन लिया, तो जिस मकान पे उन्होंने लोन दिया है उसको वो मॉर्गेज कर लेते हैं, उसको गिरवी रख लेते हैं कि अगर पैसा कल आप वापस ना करें तो मकान को जब्त करके बेच के वो अपना पैसा वापस कर लें। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल सही है कि मान लीजिए 1 करोड़ का मकान आपने लिया तो 1 करोड़ तो लोन आपको देंगे नहीं, 1 करोड़ 20 लाख भी नहीं देंगे, वो आपको 60-70 लाख का लोन देंगे। तो भाई 1 करोड़ का प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं और 60-70 लाख बैंक लोन दे रहा है तो वैसे ही वो सेफ होंगे, क्योंकि भाई 30-40% की मार्जिन है। जब तक कि मार्केट 20% रह जाए और 80% टूट जाए, ऐसा ना हो। अच्छा, दूसरा ये लोग क्या करते हैं, जिनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होती, जो कमजोर लोग होते हैं, उनसे कोलेटरल सिक्योरिटी लेते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया, भाई ये तो आपने लोन के अगेंस्ट ये मॉर्गेज कर ही दिया, इसके अलावा भी कुछ मॉर्गेज कर दो। अच्छा, तीसरा वो लेते हैं पर्सनल गारंटी। पर्सनल गारंटी का मतलब ये है, अगर मैं लोन ले रहा हूं, वो कहते हैं साहब हमें एक शपथ पत्र दो कि अगर कल कोई कोताही हुई, गुस्ताखी हुई, तो मेरे जितने भी बाकी एसेट्स हैं उनसे आप पैसा वसूल सकते हैं। ये तो मानी बात है, पैसा सेफ होना चाहिए बैंक का। भाई अगर जिस पे लोन दिया है वो आपके पास मॉर्गेज है, उसके अलावा कोलेटरल सिक्योरिटी है, उसके बाद पर्सनल गारंटी है कि अगर पैसा वापस ना हुआ तो मेरी कोई भी प्रॉपर्टी अटैच करके आप पैसा वसूल सकते हो। लेकिन ये जो बड़े बड़े सेठ हैं अमिताभ जी, इनके साथ ये कुछ नहीं होता। भाई इंडस्ट्री में जैसे है, मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया और हो सकता है भाई मशीन डिप्लीट हो गई, मशीन खराब हो गई, मशीन आउटडेटेड हो गई, इसलिए उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए। लेकिन कोलेटरल सिक्योरिटी तो ली होगी, अगर वो भी नहीं ली होगी तो पर्सनल गारंटी तो ली होगी। और आप जानते हैं आजकल जो एक बड़े उद्योग समूह के व्यक्ति हैं, एक जी बिजनेस ग्रुप है, उनका टेलीविजन है दुनिया आजकल, वो आपने देखा होगा टेलीविजन के अंदर ज्यादा इंस्टीट्यूट में जा जाके व्याख्यान दे रहे हैं बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे अपने को महान बनाना चाहिए, वो बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। अब ये सुना है, ये सारे समाचार पत्रों में और हर जगह छाया हुआ है सोशल मीडिया के अंदर, उनका 22,500 करोड़ का लोन था। 22,500 करोड़, मैंने हमारी तो 100 पुश्तें भी अगर 1000 करोड़ भी देख लें तो हमें बड़ी खुशी होगी।
जब तक कि हम घूस ना लेना शुरू करें या बीजेपी ज्वाइन ना कर लें और बीजेपी में भ्रष्टाचार न करें। तो 1,000 करोड़, ये 22,500 करोड़ का लोन ले लिया। अच्छा, ये भी सोचते थे कि भाई अब 22,500 करोड़ में पता चल रहा है 6.5 करोड़ रुपए में सेटल हो गया, बाकी लोन माफ कर दिया गया, तो क्या मेरा पैसा सेफ है? अब प्रश्न ये उठता है कि अगर, अब जहां तक आरबीआई नॉर्म्स का मुझे पता है, आरबीआई के नॉर्म्स ये कहते हैं कि मान लीजिए मैंने 100 करोड़ का लोन लिया और उसमें 50 करोड़ का पैनल और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, 150 करोड़ मुझे देने हैं, तो बैंक को यह कहा जाता है कि अगर आप, ये हो सकता है पैनल इंटरेस्ट छोड़ दें, कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ दें, आप सिंपल इंटरेस्ट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप प्रिंसिपल नहीं छोड़ सकते। जो आपने लोन लिया 100 करोड़ का, उसको नहीं। अगर बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है तो भी उसमें कम से कम 20-30% आप छोड़ सकते हैं, 70-80% तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब आप ये बताइए अमिताभ जी, 22,500 करोड़ का 6 करोड़, ये तो मेरे ख्याल से 0.01% बनता है, तो इसमें 99.9% पैसा छोड़ दिया गया। तो एक बात तो ये, किस नियम के तहत, के कानून के तहत इसका माने जब लोन दिया गया था, किस चीज के लिए लोन दिया गया था, उसके बारे में कोई कोताही नहीं हुई, मतलब कोई ध्यान नहीं रखा गया। बैंक कर्मचारियों ने पैसा खा के 22,500 करोड़ को लोन दे दिया। फिर उसके अंदर क्या कोई एसेट नहीं था जिसको अटैच करके पैसा निकाल लेते? कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं थी क्या जिससे पैसा निकाल लेते? क्या ये जो सुभाष चंद्रा साहब हैं, इनके कोई पर्सनल एसेट नहीं है जिनसे पैसा निकाल लेते? तो इतना आरबीआई नियम के खिलाफ इतना पैसे कैसे माफ कर दिया गया? एक प्रश्न तो मेरा ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर इस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों के माफ होते रहे, तो क्या मैंने बैंक में जो पैसा रखा हुआ है, एफडी करा रखी है, जिससे मेरे घर के खर्चे चलते हैं, वो सेफ है? या बैंक से पैसा निकालूं? अच्छा, बैंक से पैसा निकालूं तो ले कहां जाऊं? शेयर मार्केट में डूब रहा है, एफडी भी टूट रही है। अच्छा, घर में रखूं तो इनकम टैक्स की रेट हो जाएगी। भाई मानी बात है, 10-15-20 लाख रुपए तो सबके बैंक में पड़े रहते हैं, एफडी में और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। अगर उसमें घर में रखूंगा तो डकैती ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, तो घर में हम लोग 1 रुपया नहीं रखते, इसी वजह से सब कुछ बैंक में रखते हैं। तो ये जो समस्या है, एक तो बैंक क्या सेफ है, और ये जो हुआ है, सुभाष चंद्रा साहब पहले बीजेपी के जो सांसद हुआ करते थे, और इन पे इतनी ज्यादा कृपा दृष्टि हो गई और देश के गरीब लोगों पे 1 लाख का लोन वापस नहीं होता, माफ नहीं होता। तो अमिताभ जी, ये 3 प्रश्नों का मेरा जवाब दीजिए। ये क्या हम लोग बैंक में पैसा रखो ना करें, क्या करें हम? एक तो वैसे ही पैसा नहीं बचता है, वही इंटरेस्ट खाते रहते हैं, और वो पैसा भी अगर इस प्रकार से सुभाष चंद्रा, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी को दे दिया जाए, उनको विदेश भेज दिया जाए, अच्छा उसके बाद बाकी तो चलिए देश छोड़ के भाग गए। ये सुभाष चंद्रा साहब तो व्याख्यान दे रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाके लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। तो बच्चे जब ये खबर सुनेंगे कि 22,500 करोड़ जो है 6.5 करोड़ में सेटल हो गया, उनका क्या सुनेंगे क्या? ये 3-4 प्रश्नों पे कृपा करके वो रोशनी डालें। जी धन्यवाद। ये देखिए, जो कुछ आपने कहा, एक तो जो आपने कहा कि छोटा व्यक्ति जो होता है वो यदि ईएमआई नहीं देता है, तुरंत उसके यहाँ बैंक का नोटिस आता है, फिर बैंक के गुंडे पहुंचने लगते हैं। मतलब यहाँ तो ये हाल है कि किसान यदि एक बैल खरीद लेता है बैंक से लोन लेके, और वो सही समय पर किसान किस्त नहीं चुका पाता है, तो बैंक के गुंडे आके उसका बैल खोल के ले जाते हैं। और बाकी तो चीजें होती ही रहती, किसी की कार सीज कर ली गई, घर अपार्टमेंट सीज कर लिया गया, कुछ सीज कर लिया गया। ये तो बैंक, और छोड़ दीजिए सब, तो देखिए सीधा आप 1-2 साल, आप 1 साल केवाईसी नहीं जमा कीजिए, नो योर कस्टमर। बैंक वाले जो केवाईसी मांगते हैं कि अपना आधार कार्ड दीजिए, अपने ये दीजिए, पैन नंबर दीजिए, ये दीजिए, वो हर साल मांगते हैं केवाईसी एक ही अकाउंट पर। और यदि किसी साल गलती से आपका छूट गया, लापरवाही से आपने छोड़ दिया, तो पता चलेगा कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। मैं ऐसे पेंशनर्स को जानता हूं, मेरे करीबी लोग हैं जिनका अचानक पेंशन आना बंद हो गया, और वो जाते हैं तो पता चलता है कि आपका तो केवाईसी नहीं है, जो कि एक बहुत मतलब छोटी चीज है, जिसका अपने अकाउंट खोलते समय ही बैंक इतनी सारी छानबीन कर लेता है। अकाउंट खोलते समय ही बैंक किसी को रेफरेंस के लिए लाता है, आपका सारा देख लेता है कि भाई ये फर्जी अकाउंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद केवाईसी में ये लोग इतना खेल करते हैं। और अभी जिस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, वो संदर्भ क्या है, मैं शुरू से दर्शकों को बताता हूं सुभाष चंद्रा के बारे में। देखिए, सुभाष चंद्रा कौन है? ये रहने वाले हैं मूलतः हरियाणा के,
और ये पहले एक बिजनेस फैमिली से है। पहले इनका छोटा मोटा बिजनेस था, चावल दाल सबका छोटा मोटा बिजनेस। उसके बाद इन्होंने प्लास्टिक ट्यूब सबका बिजनेस शुरू किया, एक ग्रुप फॉर्म किया, एसएल ग्रुप नाम है उसका, एसएल ग्रुप। और अब ये अरबों क्या खरबों में खेलते हैं, जिसको इंग्लिश में बिलियनियर कहते हैं। ये बिलियनियर है। इनका बॉम्बे में एक करोड़ों का अम्यूजमेंट पार्क है, एसएल वर्ल्ड नाम है इनका। वहां एक वाटर पार्क भी है। इसके अलावा जितने भी आपके जी नेटवर्क के हैं, जी न्यूज, जी इंटरटेनमेंट, जितना भी ये जी वाले हैं, गोदी मीडिया के जो बड़े बड़े स्तंभ हैं, वो सब के मालिक सुभाष चंद्रा है। और कुछ साल पहले इन्होंने बंबई से एक अखबार भी निकालना शुरू किया था, डीएनए, डेली न्यूज एंड एनालिसिस, डीएनए। ऐसे कुछ साल पहले वो फिर अखबार बंद भी हो गया, लेकिन वो उसके मालिक भी यही सुभाष चंद्रा थे। अब बिजनेसमैन तो है ही, इनकी राजनीति में भी रुचि है। ये हरियाणा से एक बार बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय होकर राज्यसभा जा चुके हैं। मतलब ये आजाद उम्मीदवार थे, इंडिपेंडेंट थे, लेकिन इनको बीजेपी का सपोर्ट हासिल था, तो बीजेपी के समर्थन से ये राज्यसभा भी जा चुके हैं। अब अभी जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, ये मामला है कि ये सुभाष चंद्रा साहब ने अलग अलग बैंकों से, बीमा कंपनियों से, इधर से उधर से 22,006 करोड़ रुपए लिए थे। और कुछ दिनों पहले ये एक बड़ी कंपनी में इन्होंने गारंटर का काम किया था। वो कंपनी जब लोन ले रही थी, तो अब वो कंपनी लोन पर डिफॉल्ट कर गई, लोन नहीं चुका रही थी, तो लोन देने वाली कंपनी ने इनको पकड़ लिया। अब इन्होंने कह दिया, इंसॉल्वेंसी की बात कर दी कि मेरा तो भाई दिवालिया पिट गया है, अब क्या करूं, अब तो मैं कैसे दूं। बताइए क्या क्या खेल है इस देश में। और वो मामला पहुंच गया इसमें एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। मतलब एक तरह की वो पंचायत होती है, ट्रिब्यूनल नाम है, तो वो मतलब ये करती है। उसमें ये विवाद पहुंचा। अभी देखिए 1-2 रोज पहले उसका फैसला आया है, और फैसला जो ऐसा है कि आप दिल थाम लीजिएगा। उसने कहा, अरे 22,006 करोड़ क्यों दीजिएगा सुभाष चंद्रा जी, तो बहुत ज्यादा है, आप 6.5 करोड़ रुपया दीजिए और निकल जाइए पतली गली से, आपकी फाइल बंद हो जाएगी। बताइए, अगर मैं और आसान शब्दों में समझाऊं तो ये दर्शक समझे कि यदि सुभाष चंद्रा ने 100 रुपए लोन लिए थे, तो उनको 100 रुपए पर 3 पैसे वापस करने पड़ेंगे। 3 रुपए भी नहीं, 3 पैसे। तो मैं ये कह रहा था कि आप बोलिए। जी, अब आने लगी बात। तो 3 पैसे। अब देखिए ये एनसीएलटी ने किया। इंडिया में एक नियम है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी, उसकी सेक्शन 114 में ये व्यवस्था दी गई है। अब 1-2 रोज से ये बात मीडिया में छाई हुई है। इस पर तरह तरह के मतलब सोशल मीडिया में लोग मजे भी लूट रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एनसीएलटी ने विजय माल्या को बहुत बड़ा देशभक्त मान लिया, क्योंकि इन्होंने वंदे मातरम के सभी 6 अनुच्छेद सुना दिए उनको। सुभाष चंद्रा ने पूरा का पूरा वंदे मातरम सुना दिया एनसीएलटी को, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा देशभक्त आदमी है भाई, इससे तो इसको 6.5 करोड़ लेके ही छोड़ दो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एप्स्टीन फाइल की एक कॉपी आ गई है सुभाष चंद्रा के सुभाष चंद्रा के साथ। दिमागी नक्सलों से पैसा लिया जाएगा, ये जो देशभक्त है इनसे नहीं लिया जाएगा। नहीं, अरे दिमागी नक्सलियों के तो गुल्लक फोड़वा लिए जाएंगे। उसमें तो अगर दिमागी नक्सल ने, मेरे जैसे लोगों ने गुल्लक में 58 चवन्नी रखा हो, तो ईडी वाले आके वो, अमिताभ जी कहां से आई है? अब ये 2 बेडरूम फ्लैट कैसे ले लिया? 2 बेडरूम फ्लैट कैसे? बिल्कुल, 2 बेडरूम में आप कैसे रह रहे हैं, और आपको तो कायदे से फुटपाथ पर सोना चाहिए, और आपका हम गुल्लक फोड़ेंगे और ईडी उसका सीजर लिस्ट बताएगी। तो दिमागी नक्सलियों से लिया जाएगा। अब ये देखिए क्या, देखिए मजाक चल रहा है। और ये जो व्यवस्था है, ये कोई पहला मामला नहीं है सुभाष चंद्रा का। अभी इस देश में 2014 से जो स्थिति है, उसको इंग्लिश में क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, हिंदी में कहेंगे याराना पूंजीवाद। ये याराना पूंजीवाद होता है कि कुछ पूंजीपति यार मिल जाते हैं और पूरे देश को वो लूट लेते हैं। 2014 के बाद वही क्रोनी कैपिटलिज्म की स्थिति है। ये पहली बार हुआ है। आप विजय माल्या की बात कीजिए। विजय माल्या जो किंगफिशर के मालिक थे, किंगफिशर एयरलाइंस भी उनके था, और एकदम विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान का लेके भाग गए। और उसके बाद, उस समय वो राज्यसभा एमपी थे भागने के समय।
और भागने के एक दिन पहले उन्होंने सेंट्रल हॉल में फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात की। अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की। और विजय माल्या के लिए देखिए सीबीआई ने लुकआउट नोटिस चेंज कर दिया। लुकआउट नोटिस जो हवाई अड्डों पर लगाए जाते हैं उसमें रहता है कि ये आदमी जाने लगे तो इसको डिटेन कर लें, यदि इसको देखे तो। सीबीआई ने कह दिया उसको चेंज करके कि आप सीबीआई को इन्फॉर्म करें। अरे जब तक आपको इन्फॉर्म किया जाएगा तब तो उसका हवाई जहाज आसमान में रहेगा, 500 किलोमीटर हिंदुस्तान से बाहर रहेगा। और अंत में वो बंदा 7 सूटकेस लेके चला गया, ठाठ के साथ 5,000 करोड़ रुपया लेके। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं जो आपने भी कहा शुरू में, नीरव मोदी ने 12,000 करोड़। अब ये देखिए सारा ये आंकड़ा जो है माइंड बॉगलिंग है। आप सोचिए 12,000 करोड़ रुपया लेके पंजाब नेशनल बैंक का वो बंदा भाग गया और वो आराम से कहीं लंदन में है, कहीं पर बैठा हुआ है। मेहुल चोकसी 840 करोड़ या कितना करोड़ लेके वो भाग गया। और दर्शकों को मैं भी याद दिला दूं कि जो स्विट्जरलैंड का डावोस शहर है जहां पर आपको ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठकें होती है, उसमें एक बार मोदी जी भी गए थे और मेहुल चोकसी भी गया था। और उसमें उन्होंने पब्लिकली कहा था उनको मेहुल भाई का के संबोधित किया था। तो इस तरह से वो भी भाग गए। ललित मोदी अलग भागे ही हुए हैं। तो एक लगातार सिलसिला है और उसमें तो इन लोगों ने तो कम से कम देश को छोड़ दिया है। और ये तो सुभाष चंद्रा यहाँ बैठा भी हुआ है और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी बने हुए हैं, है ना? अरे है ना? ये गलत बच्चे हमारे देश के कहीं गलत मोटिवेशन न ले लें। वही आप समझे, ये मोटिवेशनल तो जब स्पीकर भी इनको देखा जाएगा ये लगेगा कि यार असली चीज है, 22,000 करोड़ का लोन लो और भाग जाओ। 6.5 करोड़ में उसको निपटा लो। और ये लोगों को राष्ट्रवाद की घुट्टी भी मतलब पढ़ाएंगे, देशभक्ति का तड़का भी लगाएंगे और वंदे मातरम से कम बात पर नहीं करेंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर देंगे, विश्व गुरु भी बना देंगे। क्या मजाक चल रहा है देश में। और दूसरी तरफ आम हिंदुस्तानी की हालत में दर्शकों को याद दिला दूं, भूल गए होंगे 1-2 महीना पहले की बात, उड़ीसा में केउंझर की बात है। एक आदिवासी था जीतू मुंडा की बहन मर गई। कुछ हजार रुपए उसके बहन के अकाउंट में थे। जीतू मुंडा अंगूठा छाप आदमी, बैंक में जाता था, उड़ीसा ग्रामीण बैंक में, बोलता था मेरी बहन मर गई, उसके पैसे हमको दे दो। अब बैंक वाले सूट बूट पहन के उसको देने लगते थे ज्ञान की डेथ सर्टिफिकेट लाओ। अब बेचारा अंगूठा छाप आदिवासी, उसको पता भी नहीं था मृत्यु प्रमाण पत्र बनता कैसे है। वो गया कब्र खोदने लगा अपनी बहन की बताइए, उसका कंकाल निकाल के, स्केलेटन निकाल के कंधे पर रख के। ये सब देखिए, ये 21वीं सदी की बात है। ये कोई ऐसा नहीं कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूं, अभी की बात है। कंधे पर लेके उसका कंकाल लेके स्केलेटन लेके बैंक में आता है कि यही मेरी बहन है, इसके पैसे मुझे दे दो। अब बैंक में हड़कंप बजाता है, बैंक मैनेजर पुलिस को फोन करने लगता है कि एक आदमी अपनी बहन का कंकाल लेके आया है, और कुछ हजार के लिए, कुछ 29-30 हजार के लिए। ये आम हिंदुस्तानी की बात है। और आप यहाँ 22,000 करोड़ को 6.5 करोड़ में निपटा रहे हैं, जबकि वहां भी विरोध किया था, LIC ने भी विरोध किया था, बैंकों ने भी विरोध किया था कि भाई इसमें हमको क्या मिलेगा। और जैसा अभी आपने कहा कि प्रिंसिपल अमाउंट पर तो कोई समझौता नहीं होता है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं लीजिए, आप इंटरेस्ट भी नहीं लीजिए, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट जो है, मूलधन जो है, मूलधन पर आप कैसे समझौता कर सकते हैं? तो ये तो खुलेआम मतलब ये हो गई, डकैती हो गई। जी बोलिए। अच्छा अमिताभ जी, एक किस्सा और बताइए। एक अनिल अंबानी साहब हैं, बहुत बड़े पूंजीपति हैं। अच्छा, अब उन्हें बैंक ने उनको फ्रॉड कंपनी घोषित कर दिया है जी। उन्होंने भी अपने को दिवालिया घोषित कर दिया है। चलिए यहां तक बात समझ में आती है। एक आदमी था जो कि अब फ्रॉड पता चला कि वो फ्रॉड है और वो दिवालिया भी घोषित हो गया, जबकि उनकी अपनी पता नहीं कितने मंजिले इमारत है मुंबई के अंदर और कोई ठाट बाट में कभी नहीं है। 7 स्टार होटल से कम नहीं वो ठहरते हैं और मतलब लाखों करोड़ों के आदमी है, लेकिन दिवालिया है। माने दिवालिया आदमी लाखों करोड़ों की संपत्ति रखे। पहले तो ये बात समझ में नहीं आती। अरे एक बात और नहीं समझ में आती मुझे भाई, ये बात अगर इतना फ्रॉड आदमी था और ये पता चला अब, तो ये 5-6 साल पहले भी पता होगा, जब रफेल का उसको एसोसिएट बनाया गया था और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन्हें रफेल के बारे में, जबकि उनको विमान शास्त्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, एरोनॉटिक्स के बारे में,
बिल्कुल उनको HAL को न देके उनको ठेका दे दिया गया था। तो ये बिल्कुल बताइए क्या इतनी बड़ी सांठगांठ होती है कि सुभाष चंद्रा को साहब पैसे दे दो? अरे भाई, अगर अमिताभ जी आपने अगर मान लीजिए 22,500 करोड़ का लोन लेके उसको बैंक में भी रख दें, बैंक में भी कुछ सालों के बाद 6, 7, 8 सालों के बाद वो डबल हो जाएगा। माने कुछ मत बिल्कुल करें आप भाई, 10,000 करोड़ लें उसको बैंक में डाल दें, 8 साल के बिल्कुल बाद वो बिल्कुल 20,000 करोड़ हो जाएगा। अगर 10,000 करोड़ वापस भी ले लिया जाए तो भी जी 10,000 करोड़ आप कमा लेंगे। और यहाँ तो कमा भैया लेंगे बिल्कुल 10,000 करोड़ का 25,000 करोड़ हो गया और 6.5 करोड़ में सेटल हो गया। इसका मतलब ये है, ये तो इसका माने ये जो MP MLA खरीदे जाते हैं, कैसे खरीदे जाते हैं, अब लगता है केवल चंदा चोरी से नहीं खरीदे जा रहे, जो राम जन्मभूमि नहीं में चंदा चोरी उससे नहीं खरीदे जा रहे, बिल्कुल जो ये पेपर लीक हो रहे हैं उससे नहीं खरीदे जा रहे, ये PMO केयर फंड और जो इंडस्ट्रीज को ED CBI रेड करके पकड़ के अंदर करके फिर उसे, इससे नहीं, ये इसके पीछे इस प्रकार के पूंजीपतियों का भी हाल है जिनको हजारों करोड़ दिया जाता है, फिर उसको माफ कर दिया जाता है, आधे पैसे वो रख लेते हैं, आधे पूंजीपति रखते हैं, और हम जैसे मध्यम वर्ग के लोग, हमसे पूछा जाता है कि अमिताभ जी आपका 2 बेडरूम फ्लैट आपने कैसे खरीद लिया? एक IPS अधिकारी से ये पूछा जाएगा कि भैया आपको तो झोपड़ी में, झुग्गी में रहना चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं आपको सड़क में रहना चाहिए था। तो ये अनिल अंबानी साहब का क्या केस है? नहीं सबका केस देखिए मिलता जुलता ही है ना। फिर वही बात पर मैं आऊंगा, ये सारा के सारे क्रोनी कैपिटलिज्म के उदाहरण है ना, याराना पूंजीवाद के। आपने सही कहा, राफेल का जो मामला हुआ था, राफेल के डील के लिए जब मोदी जी फ्रांस जाते थे तो उनके साथ अनिल अंबानी जाते थे, और अनिल अंबानी ने डील के कुछ महीने पहले अंबानी डिफेंस बना लिया था, जबकि उनका कोई इतिहास नहीं था रक्षा में इस तरह के विमान बचाने का। और जैसा आपने कहा कि बेंगलोर में जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसका पुराना उसका अनुभव है, उसने तेजस भी बनाया था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसने बहुत सारे इस तरह के बनाए थे। तो कायदे से तो मान लीजिए राफेल में मरम्मत का काम या कुछ भी हो, आप HAL को देते, वो पब्लिक सेक्टर यूनिट था, वो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई थी ना, तो आप ले गए अनिल अंबानी को। और सबसे दिलचस्प बात कि उस समय जो रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उनको नहीं ले जाया जाता था, जिस पर राहुल गांधी मजाक में कहते भी थे कि पर्रिकर को गोवा में मछली खरीदने के लिए छोड़ दिया गया था। अच्छा, जिनकी रहस्यात्मक मौत हो गई थी, जिनके रहस्यात्मक मौत हो गई, जी वो गोवा के चीफ मिनिस्टर से तब डेथ हो गया। अरुण जेटली साहब की भी रहस्यात्मक मौत हुई, सुषमा स्वराज की भी रहस्य, माने सारे के सारे की रहस्यात्मक मौत कैसे हो जाती है? अब ये तो एक अलग अध्याय खुल जाएगा उसमें। तो फिर अभी पुलिस अधिकारी, भाई आप तो पुलिस अधिकारी रहे, इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं वो तो देखिए सीधी बात है, सिर्फ उन्हीं की बात आप क्यों करेंगे? ये लोग तो तभी भी कहने के लिए प्राकृतिक मौत मरे। अजीत पवार ने कहा कि भाई मेरे पास बीजेपी नेताओं की फाइल है, और उसके बाद 28 जनवरी को इसी साल उनका प्लेन क्रैश हो गया, बारामती में जाके उनका प्लेन क्रैश हो गया। विजय रूपाणी ने कहा कि हमारे पास अहमदाबाद जमीन घोटाले की फाइल है, और एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया, उड़ते के साथ 1 मिनट में विजय रूपाणी मारे गए, अजीत पवार मारे गए। आपको जो थे ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे विपिन जो थे, ये उनका हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश कर गया। गोपीनाथ मुंडे रोड एक्सीडेंट में मारे गए। तो वो तो एक अलग ही जस्टिस लोया, वो तो एक अलग ही केस निकल जाएगा। वो तो इन लोग का वही याराना पूंजीवाद है कि हम लोग किसी को, बिहार में मैं बताता हूं, बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। पिछले साल बिहार में गौतम अडानी को भागलपुर के पीरपैंती में 1 रुपए में, सुनिए 1 रुपए में 1,000 एकड़ जमीन लीज पर दी गई बिजली घर बनाने के लिए। ये कौन सा रेट है? 1 रुपए में आपको 1 कप चाय नहीं मिलेगी, 1 चॉकलेट नहीं मिलेगी आज के जमाना में। और गौतम अडानी क्या नहीं उसके लिए पैसे दे सकते थे? एक तरफ बिहार सरकार का खजाना खाली है, बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, लेकिन बीजेपी के कहने पर उनको 1 रुपए में 1,000 एकड़ जमीन दी गई। तो ये तो पूरा लूट का, खसोट का ये चल रहा है। और मतलब इसकी, और हर जगह ये क्रोनी कैपिटलिज्म दिखाई दे रहा है। अब तो गडकरी के मामला में आप देख रहे खुलेआम हो रहा है। अब इसमें क्या बचा कि आपका बेटा इथेनॉल बना रहा है, बाप मिनिस्टर है, और बाप E20 पॉलिसी कर रहा है। ये तो किसी दूसरे देश में, यूरोप अमेरिका में हुआ होता तो कब तक गडकरी साहब का इस्तीफा हो गया रहता।
अरे ये तो अमित शाह इतना साहब का बेटा आईसीसी का चेयरमैन बना हुआ है। आईसीसी का चेयरमैन है, और ये तो ब्लैटेंट है कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ। और आपने कहा कि एमपी एमएलए कैसे खरीदे जाते हैं, पीएम केयर्स फंड, यहां जिस चीज को आप टच कीजिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो या पीएम केयर्स फंड, ये दो इतने बड़े घोटाले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये इलीगल है, लेकिन कोई एफआईआर नहीं होगा, जो आपने लूट लिया सो रख दीजिए अपने पास। वो भी एक अजीबोगरीब फैसला था। और किस तरह से ईडी से रेड करवा के, फाइल खुलवा के, रंगदारी वसूल करके, एक्सटॉर्शन लेके इलेक्टोरल बॉन्ड्स भरवाए गए थे। पीएम केयर्स फंड को इन लोगों ने आरटीआई से भी बाहर कर दिया है, सब चीज के बाहर कर दिया। आपने उसको कोरोना महामारी के समय बनाया, आप उसका खर्च ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो एक अजीबो गरीब सिस्टमेटिक लूट जिसको कहते हैं, वो लूट है। और ऐसी व्यवस्थित लूट मैंने कम से कम हिंदुस्तान के इतिहास में तो नहीं देखी, जिस तरह की व्यवस्थित लूट अभी हो रही है। दूसरे देशों में हम लोग सुनते थे कि मेक्सिको को ड्रग माफिया चलाता है, कोलंबिया को ड्रग माफिया चलाता है, कोलंबिया में ड्रग माफिया डिसाइड करता है कौन राष्ट्रपति होगा, ड्रग माफिया सेनेटर बनाता है, ये सब हम लोग सुनते थे। लेकिन हिंदुस्तान में तो हम लोग उसको देख रहे हैं कि किस तरह से ये काम हो रहा है और किस तरह से ये लूट मची हुई है। आप केवाईसी नहीं देंगे, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, और यहाँ 12,000 करोड़ की लूट मची हुई है। जी, अच्छा, ये कहीं ऐसा तो नहीं सुभाष चंद्र को भारत रत्न दे दें? क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, है ना। यदि उनको वंदे मातरम के सभी 6 पैरा याद हैं तो उनको तो देना ही चाहिए, क्यों नहीं देंगे। और तो भारत रत्न क्या उनके लिए कोई एक अलग और अवार्ड स्थापित हो सकता है, राज्यसभा में उनको नॉमिनेट किया जा सकता है। अमिताभ जी, अगर 22,500 करोड़ रुपए ले लिया गया होता और अडानी जी को 1 रुपए में जमीन न देके 2,000 करोड़ में बेची गई होती, हमारे पूरे हिंदुस्तान के सारे स्कूल रेनोवेट हो जाते, बिल्कुल, सारे बिल्कुल, जितनी प्राथमिक पाठशालाएं हैं उनकी बिल्डिंग बन जाती, टॉयलेट बन जाते। बिल्कुल, और ये भैया बिल्कुल। हमारे देश के बच्चों के लिए तो पशुशाला में बिठा रहे हैं उनको, गोबर के पेड़ साथ के उनको नीचे, बिठा रहे हैं, पेड़ के पेड़ नीचे के बिठा नीचे रहे हैं। हो रहे हैं, गौशाला में चल रहे हैं स्कूल, ब्लैक बोर्ड नहीं है स्कूल, शौचालय नहीं है स्कूलों में, पंखा नहीं है, इतनी गर्मी में बच्चे मतलब गर्मी से मर जाते हैं, पंखा एक स्कूल में नहीं रहता है। और आप कहते हैं कि हम अग्निवीरों को पेंशन देने के लिए इनका खजाना खाली है। अग्निवीरों को ये 4 साल में, 24 साल में भर्ती करके 28 साल में रिटायर करते हैं, और कहते हैं कि इतना आर्थिक बोझ हम नहीं संभाल सकेंगे, देश की आर्थिक। तो आर्थिक बोझ क्या इसमें नहीं लगता है क्या? 22,000 करोड़ आप माफ कर देते हैं तो उस पर नहीं लगता है क्या? तो देखिए, अब तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि भाई कांग्रेसियों, अब आप ही कुछ कीजिए। कपिल सिब्बल है, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, बड़े बड़े वकील कांग्रेस में हैं, इन लोग को ये जो एनसीएलटी का जो ये है फैसला है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए। अच्छा, एक चुनौती चीज ये जो, हाँ जी, आप बताइए बताइए। ये वो नहीं, वही मैंने कहा कि चुनौती देनी चाहिए। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट कम से कम इस पर रोक तो लगा ही दे, स्टे कर दे और फिर सुनवाई करे। क्योंकि ये तो जैसा अभी आपने कहा, आप तो ज्यादा बड़े जानकार है फाइनेंशियल मैटर्स पर, कि प्रिंसिपल अमाउंट को कैसे माफ किया जा सकता है। ये सारी बिंदुओं पर बहस होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ये लेना चाहिए। देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी ऐसे ही घोटालों की चर्चा थी, उसमें भी हजारों करोड़ के लूट की चर्चा थी कि गौतम अडानी और उसके बड़े भाई विनोद अडानी ने कितने सारे शेल कंपनीज खोल के, फर्जी कंपनियां खोल के लूट मचाई। और उसमें विपक्ष मांग करता रहा, जेपीसी की, संयुक्त संसदीय समिति की मांग होती रह गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, मोदी ने नहीं बनाया तो नहीं बनाया। तो ये क्या है? ये पहली बार तो नहीं हुआ है। अच्छा, और एलआईसी में भी उसके क्या, एलआईसी में सारे देश की जनता पैसा लगाती है, क्या वो भी अनसेफ हो गया है क्या पिछले हो गया मोदी है, जी के बिल्कुल जमाने में और इस प्रकार की घटनाओं के बाद? बिल्कुल बिल्कुल अनसेफ हो गया है। सारे बैंक अनसेफ हैं, सारा एलआईसी अनसेफ है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता के पास विकल्प नहीं है, आप विकल्प ही नहीं, या मैं ही, विकल्प नहीं। विकल्प नहीं है। आप पैसा निकाल के अपने तकिया के नीचे नहीं रख सकते हैं। अरे आप वो पैसा इनकम रखेंगे तो टैक्स आ जाएगा या डकैत आ जाएंगे, वैसे एक ही बात है, डकैत आ दो में जाएंगे, से एक आ तो आप जाएगा। दो में से एक आएगा। तो आपके पास विकल्प तो है नहीं, विकल्प है आपका बैंक में। और इनके सारे बैंक ऐसा हो सकता है कि किसी रोज जो कहते हैं पूरा दिवाला हुआ, जैसे हम लोग पढ़ते थे हिस्ट्री में, अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, तो कभी अमेरिका में वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ था, तो कोई ये थे अच्छा, उसमें लेहमान भी ब्रदर्स। अमिताभ जी, उसमें भी नियम बदल दिया गया है। अगर मान जी, लीजिए आपके 50 लाख रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, एफडी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, केवल 5 लाख जी, रुपए दिए जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बताइए।
माने जो मैक्सिमम अमाउंट है, ये भी नहीं जी कि जी भैया चलो 80% मिल जाए, 70% मिल जाए, केवल एक छोटा जी सा अमाउंट मिलेगा, बाकी गया बट्टे खाते में, दिवालिया निकल गया, बिल्कुल जैसे सुभाष बिल्कुल चंद्रा का और अनिल बिल्कुल। अंबानी का निकल गया, बैंक का निकल गया, भैया हाँ, जाओ रो गाओ आपका भी आप आत्महत्या करो, जाइए। हम नहीं जाते। बिल्कुल तो भैया बिल्कुल ये तो अमिताभ जी अब क्या बताएं, मैं तो देश की जनता से केवल अपील कर सकता हूं, और अपने बिल्कुल देश के हमारे जो चैनल के श्रोता हैं उनसे अपील कर सकता हूं, भैया आंख खोलो और जी अंधभक्ति में मत पड़ो, देश का हित देखो। जी ये देश को गड्ढे में न केवल डालेंगे, उसको दबा के बिल्कुल बुरी तरह से वो कर देंगे। तो भारत माता की बिल्कुल रक्षा के लिए जान जाओ और इनका विरोध जी करो, वरना देश बर्बाद ऐसा कर देंगे जो सुधर जी नहीं पाएगा, कभी ठीक नहीं हो पाएगा। बिल्कुल जी जी चलिए अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जी बहुत आभार। जी, आपका भी आभार, आपका भी आभार।